जितने गुजरात में मोदी का बयान, कहा पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा बने प्रधानमंत्री। साथ ही कहा कि कांग्रेस राम भक्तों और शिव भक्तों को आपस में लड़ाना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा सत्ता में दोबारा आने पर बीजेपी पुलिस का कार्यकाल को 3 साल कर देगी। तेजस्वी यादव का बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर जोरदार हमला, कहा इन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ ठगने का किया काम, इस बार बिहार की जनता सिखाएगी बीजेपी और एनडीए को सबक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अब 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में रिजर्वेशन लागू करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं, कई दिनों से चला आ रहा अब सस्पेंस ये खत्म हो गया है। बीजेपी ने गुरुवार को 2 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट न देकर उनके बेटे करण सिंह को टिकट दिया है। वहीं सूची में दूसरा नाम दिनेश प्रताप सिंह का है। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह गांधी परिवार के पुश्तैनी सीट रायबरेली से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का टिकट महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगने की वजह से बीजेपी ने उन्हें इस सीट से इस बार टिकट नहीं दिया, बदले में उन्हें उनके बेटे करण को चुनावी मैदान में उतारा है ताकि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में जाट समुदाय के लोगों का विरोध उन्हें न उठाना पड़े। आपको बता दें, इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के एटा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के राज को खत्म कर दिया गया है। भाजपा आपके हितों के लिए काम कर रही है। साथ ही कहा कि श्री राम और जनता का अपमान करने वाली सपा और कांग्रेस को क्या आप लोग वोट का अधिकारी हैं, और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कल देश की राष्ट्रपति जी भी वहां राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गया और पूरा देश अभिभूत होकर के देख रहा था वह दृश्य। बहनों और भाइयों, राम, भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे, वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए, कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे। लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस, क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है? क्या आपका वोट पाएगी? क्या अगर इनके कारनामों का मैं किस्से सुनाना प्रारंभ कर दूंगा तो बहनों और भाइयों बड़ा लंबा समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम ने आनंद की जनसभा में कहा कि भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहां कांग्रेस मर रही है तो वहां पाकिस्तान रो रहा है।
कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। साथ ही कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवान राम और भगवान शिव को लेकर खतरनाक बयान दिया है। यह हिंदू समाज को बांटने का खेल चल रहा है। राम भक्तों और शिव भक्तों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और क्या कुछ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आप सुनिए। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीएए, जो लोग हमारे पड़ोस के देशों में जो हिंदू हैं, जो भारत मां के संतान रहे थे, उनका एक ही गुनाह है कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो जैन धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, पारसी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वहां पर उन पर जुल्म होता है, वहां से उनको भगा दिया जाता है। उनके लिए तो एक ही सहारा है, ये मां भारती की गोद। कहां जाएंगे? उनको मताधिकार देने का मैंने नागरिक का कानून बनाया, वो कहते उसको भी खत्म करेंगे, दोबारा हम पूरी तरह से लाएंगे। मैं वो भी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, उनके सारे चट्टे बट्टे को चुनौती देता हूं। अब देश में से न फिर से 370 ला पाओगे, न सीएए हटा पाओगे। मैंने 3 तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा 3 बार तलाक बोल दे और उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्ची की नहीं, उसके मां बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा? मैं उन सब की रक्षा करना चाहता था, और इससे मैंने 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शहजादे को चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे, और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में न्यूनतम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब से 3 कार्यकारी सदस्य और 2 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और एससीबीए की कोषाध्यक्ष महिलाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बीडी कौशिक के मामले में एक पुराने फैसले को स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया है। बेंच के निर्देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ट्रेजरी यानी कि कोषाध्यक्ष की पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा एसोसिएशन की कार्य समिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा। इन चुनाव के नतीजे 18 मई को आएंगे। इसी पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष भदौरिया जी जुड़ गए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस फैसले को देखते हैं। भारत के संविधान में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह बहुत आवश्यक भी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जो कि पहले भी जो एक बीडी कौशिक वाला जो जजमेंट था उसमें स्पष्ट किया गया था कि भारत के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए 1/3 तक। उसको आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले व्यवस्था ये लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ही इस व्यवस्था को लागू किया है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है और आने वाले समय में लैंडमार्क साबित होगा। जहां पर उन्होंने यह आदेश दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव है उसमें 3 कार्यकारिणी सदस्य, 2 वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और एससीबी की जो कोषाध्यक्ष होंगी वो महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी और महिलाएं ही उसमें नियुक्त की जाएंगी। बाकी सीटों पर महिला और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी मनीष जी कि इससे क्या फायदा जो है कोर्ट में होगा, महिलाओं को क्या लगता है? अभी तक हालात ये हैं कि किसी भी पोस्ट पर महिलाओं का आरक्षण न होने की वजह से पुरुष और महिला दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन अभी आरक्षित हो जाएंगी। पहली बात, किसी भी आप पद पर किसी महिला को आसीन करते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। महिलाओं को लगता है कि हमारी एक महिला सुनने वाली अधिकारी है जो हमें परेशानियों को, हमारी चीजों को अच्छे से सुन सकती है, समझ सकती है। तो वहां पर 1/3 आरक्षण होने पर वहां के जो महिला अधिवक्ता जो वहां प्रैक्टिस कर रही हैं उनको ये अपना
ये अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा कि हाँ, हमारी महिला पदाधिकारी हैं जो महिलाओं की समस्याओं को, महिलाओं की चीजों को समझती हैं, सुनेंगी और इनका निस्तारण भी जल्दी करेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में 1/3 जो है बार एसोसिएशन में आरक्षण लागू कर दिया है। अब महिलाएं भी बार एसोसिएशन की 1/3 सदस्य होंगी। तो अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार बिहार की जनता भाजपा एनडीए को सबक सिखाएगी। इन्होंने कहा कि सिर्फ एनडीए और बीजेपी ने केवल ठगने का काम किया है। इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आगे रहेंगे तो पता चलेगा कि उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का, और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 39 दिया, 19 में 40 में से 31 दिया, 14 में ठगने का केवल काम किया है। तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़। राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने रेपिस्ट को भारत से भागने में मदद की है और यही मोदी की गारंटी है। राहुल ने यह भी कहा कि महालक्ष्मी योजना की बात पर प्रधानमंत्री मोदी को इरिटेशन होता है। आपको बता दें, कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन है। जेडीएस सांसद और एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी ने भटिंडा में कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारे 9 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। 1-2 दिन में बाकी प्रत्याशी भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं राज्य में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी भी सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बावजूद आपने कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पंजाब में 4 प्रमुख पार्टियां हैं। बीजेपी, आप, कांग्रेस और अकाली दल के बीच लोकसभा चुनाव में मुकाबला है। बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद नवीन जिंदल ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में नवीन जिंदल ने कहा कि वह कुरुक्षेत्र में जीत दर्ज करने पर यहां चौमुखी विकास करेंगे। जिंदल ने कहा कि उन्हें यहां जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व में अटूट विश्वास है। गलायत, शाहबाद, थानेसर, केवा, लाडवा सभी इलाकों का जो है हम चौमुखा हम विकास करेंगे और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है और लोगों का एक अटूट विश्वास के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार ने जगह जगह काम किया है, जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि वो सब काम को लेकर के लोगों का जो है बहुत एक अटूट विश्वास है और मैं बहुत ही लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी का मैं बहुत आभारी। नवीन जी, आज बहुत मुझे समर्थन। नवीन जी, आज कौशल वो जो आपने बड़ी घोषणा की थी उसकी सहमति मिलेगी? मुख्यमंत्री साथ हैं, आपके प्रदेश के राजा हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने खुद ही जो है इतना यहाँ पर काम किया है और मैंने इनसे इन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पर हम बहुत कुछ करेंगे। और कौशल विद्या जो है, जैसे कि बेरोजगारी, हमारे यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो और जो डोंकी करके जो हमारे युवा जो एक तरह से कुछ इलीगल इमिग्रेशन करके जो बाहर जाते हैं, हम यहाँ पर इतना अच्छा एक हिंदुस्तान का, भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर खोलेंगे, जिसके अंदर हम 10,000 बच्चों को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा। और हमारा उम्मीद ये है कि और हम टाई अप करके रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, यूरोपियन देशों से, अमेरिका के साथ, ताकि उनकी जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग हम यहाँ पे करें और वो लोग लाइन लगा करके और लीगल तरीके से जो है हमारे बच्चे जो है विदेश भी जा सके। और देश के अंदर भी बेरोजगारी है, लेकिन जो स्किल्ड लोग हैं, जो ट्रेंड है, उनकी कमी है। अगर बहुत अच्छे स्किल्ड लोग होंगे तो हमारे देश में भी आज अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत सबको जो है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आती है तो जिस तरह सेना में 4 साल की नौकरी कर दी है, उसी तरह खाकी वर्दी वालों की नौकरी भी 3 साल कर देगी। बताओ ये नौकरी कैसी नौकरी दे दी फौज की इन्होंने? ये अग्निवीर जो नौकरी है 4 साल की, हम नौजवानों को कह करके जा रहे हैं कि हम कभी स्वीकार नहीं कर देंगे इस नौकरी को, और जब भी सरकार में आएंगे तो पहले जैसी नौकरी जो पक्की नौकरी होती थी जिसमें वर्दी और पेंशन और सम्मान मिलता था, वही नौकरी करने का काम करेंगे। ये खाकी वर्दी वाले कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं हम लोगों पर। ये खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। ये लोग भी समझ लें कि बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आ गई तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ आपको पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था आधी रात आकर के नोट बंद हो जाएंगे? क्या आपको पता था? तो सोच लीजिए आप लोग भी कि फौज की 4 साल की नौकरी और हमारे खाकी पहनने वाले भाई लोगों की 3 साल की नौकरी। ये जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स की नौकरी है, क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है क्या? ये नौकरी आधी अधूरी नहीं है क्या? यूपी के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल किया। अयोध्या धाम के राम कथा पार्क से कलेक्ट्रेट तक लगभग 9 किलोमीटर रोड शो निकाला। इस दौरान लल्लू सिंह ने सियासी ताकत दिखाई। वहीं नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। अयोध्या पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी सीरियस नहीं होते, हमेशा ऐसा काम करते हैं, विदेश में जाते हैं, मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन गया है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्य सेवक के रूप में लल्लू सिंह का बड़ा योगदान रहा है। इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा। आदरणीय लल्लू सिंह का यहाँ पर नामांकन पत्र भरा गया है और इस नामांकन समारोह में इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने सड़कों पर आकर अपने घरों की दीवारों से, ऊपर से, हर जगह से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और सब जानते हैं कि आदरणीय लल्लू सिंह जी लगातार, चाहे इस क्षेत्र के विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, हमेशा उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। और ये तो अब पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे, क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी नेता प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सब कुछ जानती थी, इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर घूम रहे थे। जब सच्चाई बाहर आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी सब कुछ जानती थी और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद। और अब मैं आगे की बात करूं, जब ये खबर सामने आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू, झूठ बोलना शुरू किया। एज यूजुअल दे रिजॉर्टेड टू लाइज एंड वन ऑफ द बिग लाइज वाज दैट द ड्राइवर हैड शेयर्ड द डिटेल्स विद कांग्रेस लीडरशिप। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट लाइज। The driver is now on record. The driver is now on camera to say he has not shared any evidence, any pen drive with any Congress leader. He has only. बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।